हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल की क्लास में हम लोगों ने टॉपिक जो हम लोगों का था वो था डच, ठीक है ना। और उससे पहले हम लोगों ने देखा था पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के पतन के कारण देखे थे। पुर्तगाली कंपनी कैसे एस्टेब्लिश होती है, कैसे वो अपनी प्रथम फैक्ट्री कोच्चि में स्थापित करती है, कैसे उसका समुद्री व्यापार वाणिज्य स्थापित होता है। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा डच। तो डच कंपनी में हम लोगों ने देखा था कि डच कंपनी जब 1602 में कैसे इस्टेब्लिश हुई अपनी, जैसे डच कहाँ के थे, नीदरलैंड के निवासी थे, हॉलैंड या नीदरलैंड। तो वहाँ पे कब स्थापित हुई, तो 1602 में हुई। भारत कब आती है, 1605 ईस्वी में, ठीक है ना। भारत आगमन जो होता है डच कंपनी का वो 1605 ईस्वी में होता है। और डच कंपनी का भारत से जाना 1759 में होता है। फिर हमने देखा था, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा दे रहा हूँ कुछ क्लासेस, जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाएँ आज की क्लास में, ठीक है ना। तो उसके बाद में जो भारत से जाने का जो कारण रहता है वो भी मैंने आपको बताया था कि जो बेदरा का युद्ध हुआ, आंग्ल डच संघर्ष होता है, उसमें इन लोगों को ये हार जाते हैं, डच जो होते हैं ना वो हार जाते हैं। तो हार जाने के बाद में क्या रहता है कि इनको शर्त रखी गई थी अंग्रेजों और डचों के बीच में कि अगर ये भारत यहाँ पे बेदरा के युद्ध में से हार गए हैं तो अब इनको जाना पड़ेगा कहाँ, दक्षिणी पूर्वी एशिया। वहाँ पे इन्हें क्या करना पड़ेगा, व्यापार वाणिज्य अपना करना पड़ेगा। कहाँ पे, मलेशिया व इंडोनेशिया में, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या होता है कि आंग्ल डच संघर्ष, बेदरा के युद्ध में डचों की हार तथा शर्त के अनुसार इन्हें भारत को छोड़ देना था और दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया व इंडोनेशिया में व्यापार वाणिज्य करना था। अभी कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया और मलेशिया व इंडोनेशिया कहाँ पे पड़ता है बाय मैप, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे कि ये हो गया हमारा दक्षिण, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत हो गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहता है कि यहाँ पे ऐसे म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, और यहाँ पे रहता है दक्षिण पूर्व एशिया। यहाँ पे क्या रहता है, दक्षिण पूर्व एशिया। यहाँ पे आपका आ जाएगा मलेशिया, और मलेशिया के नीचे आ जाता है यहाँ पे इंडोनेशिया। आप समझ जाइए, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये दक्षिण भारत हमारा हो गया, तो दक्षिण भारत में हम लोग ये यहाँ पे क्या रहता है, म्यांमार, और म्यांमार के पास में ही थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है ना। उसके नीचे यहाँ पे रहता है आपका मलेशिया, और यहाँ पे रहता है इंडोनेशिया, मतलब दोनों पास पास में, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि उनकी स्थिति क्या है, मलेशिया व इंडोनेशिया की। तो हम लोगों ने कल जो था, कल का जो टॉपिक था डच, हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था। उसके आगे मैंने बताया था कि हम अब जो लिखवाएंगे वो लिखवाएंगे कि इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की वो कहाँ की, बाय प्लेस और बाय डेट। तो अब उसको नोट करते हैं। हेडिंग आज की रहेगी डच व्यापारिक केंद्र, डच व्यापारिक कंपनी के व्यापारिक केंद्र तथा फैक्ट्री, ये हमारी हेडिंग है। तो जैसे कि हम लोगों ने पुर्तगालियों के देखे थे व्यापारिक केंद्र, वैसे ही इनको भी नोट करना है सीरियल वाइज, और इनका बाय प्लेस और बाय डेट। तो यहाँ पे डालिए क्रम संख्या, स्थान और वर्ष। सबसे
पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? देखो, मसूलीपट्टनम, या कहीं कहीं पे लिखा होता है किसी किसी बुक्स में मछलीपट्टनम, ठीक है ना, दोनों ही मैं लिखवा दे रहा हूँ। मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम कब स्थापित होती है? 1605 में। तो जो पहली व्यापारिक कंपनी थी वो मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित होती है, एस्टेब्लिश होती है। दूसरी व्यापारिक केंद्र फैक्ट्री लिखिए, नागपट्टनम अथवा पेंतोपुली। ये होती है एस्टेब्लिश 1606 में या 7 में। मसूलीपट्टनम में 1605 में। दूसरी होती है नागपट्टनम अथवा पेंतोपोली। कितना है? 1606 में या 7 में। और तीसरी फैक्ट्री जो होती है वो कहाँ होती है? पुलिकट। इन दोनों को नोट कर लीजिए। पुलिकट जो थी इनकी प्रारंभिक राजधानी भी थी। डचों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पुलिकट थी। तो यहाँ पे नोट करके लिख भी लीजिएगा, यहाँ पे पुलिकट प्रारंभिक राजधानी। ये स्थापित होती है 1610 ईस्वी में। अब मैं फर्स्ट वाले को हटा दे रहा हूँ, या तो आप नोट कर लीजिए पहले 1-2 सेकेंड, उसके बाद में। पहली फैक्ट्री कहाँ हुई? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम 1605 में। दूसरी फैक्ट्री डचों की नागपट्टनम या पेंतोपोली में 1606 या 7 में। तीसरी फैक्ट्री पुलिकट जो उनकी प्रारंभिक राजधानी भी रही, वहाँ स्टेब्लिश हुई 1610 में, ठीक है ना। अब चौथी फैक्ट्री जो हुई वो सूरत में हुई, तो इसको हटा दे रहा हूँ। चौथी फैक्ट्री सूरत में 1616 में। जो चौथी जो फैक्ट्री स्थापित होती है वो सूरत में होती है। कब? 1616 ईस्वी में। पांचवी फैक्ट्री गोवा में। गोवा वही जहाँ जो पुर्तगालों की राजधानी, ठीक है ना। और 1639 पांचवी फैक्ट्री गोवा में स्थापित होती है 1639 में डचों की। छठी फैक्ट्री डचों की होती है स्थापित विमलीपट्टनम। विमलीपट्टनम में 1641 में। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, जैसे कि डचों की 4 फैक्ट्रियाँ दे दी, अब उसमें क्या रहेगा उनका टाइम पीरियड, आपसे कह देगा कि इनको मैच करें कब कहाँ पे कौन सी एस्टेब्लिश। इसीलिए मैंने क्या किया है, सबका बाय डेट और बाय प्लेस दोनों हर जगह की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो मैंने नोट करवाई, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन कितना भी तक क्वेश्चन क्यों ना जाए वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो छठी फैक्ट्री कहाँ हुई? विमलीपट्टनम में 1641 में।
सातवीं फैक्ट्री लिखिए कार्यकाल। कार्यकाल में भी ये रा है, ठीक है ना, रा बना हुआ है। कार्यकाल में 1645 ईस्वी। आठ फैक्ट्री चिंतरा बंगाल। आठवीं फैक्ट्री जो डचों की स्थापित होती है वो चिंसुरा में होती है, बंगाल में। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिएगा, चिंसुरा में ही ऐसे ब्रैकेट करके डचों ने फोर्ट गुस्तावास बनवाया था, ठीक है ना। क्या हुआ, चिंसुरा बंगाल में जो उनकी आठवीं फैक्ट्री स्थापित होती है वहीं पे ही चिंसुरा में ही डचों ने फोर्ट गुस्तावास बनवाया था, ठीक है ना। और ये कब स्थापित होती है आठवीं फैक्ट्री? 1653 में। आठवीं फैक्ट्री चिंसुरा बंगाल, चिंसुरा में ही डचों ने फोर्ट गुस्तावास बनवाया, कब स्थापित हुई? 1653 में। अब इसको हटा दे रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा, वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। नमी फैक्ट्री कासिम बाजार, कासिम बाजार 1658। ठीक है, तो नवी फैक्ट्री जो स्थापित होती है वो कासिम बाजार में होती है 1658 में। दसवीं फैक्ट्री बड़ा नगर, दसवीं फैक्ट्री डचों की बड़ा नगर में स्थापित होती है 1658 में ही। यानी कि दो फैक्ट्रियाँ जो हैं कासिम बाजार और बड़ा नगर, ये एक ही टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश हो रही हैं। ग्यारहवीं फैक्ट्री पटना में स्थापित होती है, पटना, बिहार, पटना। ग्यारहवीं फैक्ट्री जो है वो पटना में स्थापित हो रही है डचों की, वो भी 1658 में। 12वीं फैक्ट्री उड़ीसा में स्थापित हो रही है, 1658 में। 13वीं फैक्ट्री, जो 13वीं फैक्ट्री है वो गोलकुंडा में एस्टेब्लिश हो रही है। गोलकुंडा में स्थापित हो रही है 1660 में। तो 13वीं फैक्ट्री गोलकुंडा में स्थापित हो रही है 1660 में। ये जो 9 से 12 तक जो फैक्ट्री हैं, चार, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना और उड़ीसा, याद कर ली चाहो तो इनको, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना और उड़ीसा, ये एक ही टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश हो रही हैं, एक ही टाइम पीरियड में स्थापित होती हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इनका समय जो है याद करने में आसानी रहेगा। तो अब इसको हटा दे रहा हूँ मैं।
14वीं फैक्ट्री कोचीन, कोचीन में 1663 में। 14वीं फैक्ट्री जो डचों ने स्थापित की वो कोचीन में की 1663 में, ठीक है ना। यहाँ पर ही लिख लीजिएगा, यहाँ पर डचों ने फोर्ट विलियम भी बनाया था। यहाँ पर डचों ने विलियम बनाया, यहाँ पर डचों ने फोर्ट विलियम बनाया, मतलब कोचीन में डचों ने फोर्ट विलियम बनाया था। अब एक चीज़, जो कोचीन जो है वो ज़्यादातर जितने भी लोग आए वो कोचीन में आए ना, डच भी आए, पुर्तगाली आए, तो हमको ये देखना है कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए कोचीन में, ऐसे कौन से थे जो, मतलब कौन व्यापार बड़े ऐसे यूरोपीय थे जो कोचीन में जिन्होंने अपना फैक्ट्री जो है स्थापित नहीं किया था। तो दो लोग ऐसे थे, डेनिस और फ्रांसीसी, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो उसको नोट कर लीजिएगा एक बार। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, और जैसे कि ये फोर्ट विलियम है या फोर्ट गुस्तावास है, ये जो मैं नोट करवा रहा हूँ आपको क्लियर भी आगे करवाऊंगा। एक सारा कुछ अभी यहाँ पे ही क्लियर नहीं कर सकता हूँ, जब इसका कॉन्सेप्ट रिलेट करेगा तब मैं इसको क्लियर करवाऊंगा। इससे क्या रहेगा कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं यहीं पे ही सारा कुछ क्लियर करवाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे देना पड़ेगा, तो इसलिए अभी इसको सिर्फ नोट कर लीजिएगा। बाद में फोर्ट विलियम या फोर्ट गुस्तावास जो है वो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊंगा क्लियर। तो उसको हटा दे रहा हूँ अब। नोट करके लिख लीजिएगा जो मैंने अभी बताया था, कोचीन में कौन कौन से यूरोपीय व्यापार वाणिज्य की जो आए थे करने के लिए, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, तो किसने अपना एस्टेब्लिश किया कोचीन में, कब किया और किसने नहीं किया, ये एग्जाम में पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसी के नीचे जहाँ पे आपने लिखा था इनकी फैक्ट्रियाँ, उसके नीचे ही नोट करिए। तो 1503 में पुर्तगाली आया, ठीक है। 1663 में डच, 1814 में अंग्रेज। कहाँ है? कोचीन में इन्होंने अपना व्यापार वाणिज्य स्थापित किया। इन तीनों ने 1503 में पुर्तगाली ने, 1663 में डचों ने, 1814 में अंग्रेज ने। अब यहीं पे ये पॉइंट नंबर 1 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, कोचीन पर किस यूरोपीय शक्ति ने अपना केंद्र या मतलब फैक्ट्री स्थापित नहीं किया। कोचीन पर किस यूरोपीय शक्ति ने अपना केंद्र या अथवा फैक्ट्री स्थापित नहीं किया। कोचीन पर किस यूरोपीय शक्ति ने अपना केंद्र फैक्ट्री स्थापित नहीं किया? तो किसने नहीं किया? डेनिस और दो लोगों ने नहीं किया, एक तो थे डेनिस और एक थे फ्रांसीसी। अब आपके पास ये नोट रहेगा तो आप इसको जब पढ़ लोगे ना एक दो बार तो आपका माइंड में सेट हो जाएगा। उससे क्या रहेगा, कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है तो आप कर पाओगे इसको अच्छे से। डेनिस और फ्रांसीसी 1503 में पुर्तगाली ने स्थापित किया सबसे पहले कोचीन में ही। उसके बाद में 1663 में डचों ने किया। 1814 में अंग्रेजों ने कोचीन पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कोचीन पर किस यूरोपीय शक्ति ने अपना केंद्र फैक्ट्री स्थापित नहीं किया? तो वो डेनिस और फ्रांसीसियों ने नहीं किया, ठीक। अब हेडिंग डालिए डचों के क्रियाकलाप, इसको नोट करने के बाद में
और फरवरी में RO का एग्ज़ाम है, फरवरी या मार्च में भी हो सकता है। उससे पहले पहले मॉडल इंडिया आपकी पूरी हो जाएगी। मैं कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके आपको जल्दी से जल्दी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ, और जितना भी मटेरियल है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ वो भी प्रोवाइड करवा दूँ। इसको नोट कर लिया होगा आपने। हेडिंग रहेगी डचों के क्रियाकलाप। क्रियाकलाप का मतलब हो गया कि उनके जो कार्य, उन्होंने भारत में क्या किया, कैसे व्यापार वाणिज्य किया, सारी चीज़ें अब नोट करनी है, समझना है आपको, और नोट भी करना है साथ में। क्रियाकलाप पॉइंट नंबर 1 लिखिए डचों के क्रियाकलाप में। डच पहले यूरोपीय व्यापारी थे जिन्होंने मसाले के अतिरिक्त, डच जो थे वो पहले यूरोपीय व्यापारी थे जिन्होंने मसाले के अतिरिक्त निम्न वस्तुओं का व्यापार वाणिज्य किया। क्या होता था कि मसाला जो था वो ज़्यादा, यूरोप में क्या होता था, ठंड ज़्यादा होती थी, अधिक ठंड की वजह से वहाँ पे मसाला जो होता है ना वो गर्म होता है, इसलिए उसका जो था एक तरह मांग ज़्यादा थी, और भारत में जो है वो मसाला ज़्यादा होता था। तो जो पुर्तगाली थे ना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मसाले का ही व्यापार किया है प्रारंभ में। तो डच जो थे वो सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी थे जिन्होंने मसाले के अतिरिक्त भी जो चीज़ें हैं ना उनका व्यापार किया, वो मैं आपको नोट करवाने जा रहा हूँ। तो समझिएगा कि यूरोप में ठंड अधिक होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा मांग थी, जहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे गर्म चीज़ों की ज़्यादा मांग होगी, तो मसाला जो होता है वो ज़्यादा हीट करता है हमारी बॉडी को, तो उसी लिए जो क्या था, मसाले की अधिक मांग थी, और वो लोग मसाले के, इसलिए मसाले का ज़्यादा व्यापार वाणिज्य होता था। तो डच जो थे, लेकिन डचों ने क्या किया कि मसाले के अतिरिक्त भी और भी चीज़ों का व्यापार वाणिज्य करना शुरू किया भारत से, मतलब भारत से ले जाना शुरू किया। तो उसमें क्या था, पहला नोट करिए, यहाँ पे मैंने लिखवा दिया, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऐसे, ठीक, चावल। डच पहले यूरोपीय व्यापारी थे जिन्होंने मसालों के अतिरिक्त निम्न वस्तुओं का व्यापार वाणिज्य किया। तो उसमें पहली चीज़ क्या थी, चावल। दूसरा है सूती कपड़ा। नील, केसर। चावल, सूती कपड़ा, नील, केसर, रेशम तथा रेशम के उत्पाद। तो डचों ने क्या, इन और चीज़ों का व्यापार बढ़ी सबसे पहले, मतलब सबसे पहले पुर्तगाली और जो लोग थे ना उनसे, उन लोगों ने बाद में स्टार्ट किया, लेकिन डचों ने सबसे पहले जो था मसाले के अतिरिक्त चावल, सूती कपड़ा, नील, केसर, रेशम तथा रेशम के उत्पाद जो है उनका व्यापार वाणिज्य करने की शुरुआत की। अब लिखिए पॉइंट नंबर 2, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिखा गया है।
डचों के क्रियाकलाप में लिखिए पॉइंट नंबर 2, डाल लीजिए मुख्यालय। मुख्यालय में प्रथम मुख्यालय इनका कहाँ था? पुलिकट में। मैंने आपको नोट भी करवाया। प्रथम मुख्यालय कहाँ है? पुलिकट। द्वितीय मुख्यालय ले लीजिए, डचों का प्रथम जो मुख्यालय था वो कहाँ रहा? पुलिकट में। द्वितीय मुख्यालय टेकपट्टनम। ठीक, प्रथम मुख्यालय डचों का पुलिकट में, द्वितीय मुख्यालय कहाँ है? टेकपट्टनम में। अब इसको हटा दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। डचों ने सहकारिता, डचों ने सहकारिता सिद्धांत पर आधारित डचों ने सहकारिता सिद्धांत पर आधारित व्यापार वाणिज्य, सहकारिता सिद्धांत कोऑपरेटिव सिस्टम, इसको कोऑपरेटिव सिस्टम भी बोलते हैं। अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा, जब मैं डच को समाप्त करूंगा तो सहकारिता सिद्धांत फोर्थ विलियम जो भी है ना, वो आपको क्लियर करवाऊंगा कि सहकारिता सिद्धांत क्या होता है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी टॉपिक मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं पता होगा जैसे सहकारिता सिद्धांत, तो वो मैं आपको नोट करवाऊंगा बाद में। डचों ने सहकारिता सिद्धांत पर आधारित व्यापार वाणिज्य प्रारंभ किया। जिसे कॉटेज प्रणाली की संज्ञा दी। डचों ने सहकारिता सिद्धांत पर आधारित व्यापार वाणिज्य प्रारंभ किया, जिसे कॉटेज प्रणाली की संज्ञा दी। सहकारिता सिद्धांत को इंग्लिश में कोऑपरेटिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, डचों ने, इसी में लिख लीजिएगा, डचों ने अपने शेयर होल्डर्स को 18% तक लाभांश दिया। 18, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, 18, 18% तक लाभांश दिया। डचों ने सहकारिता सिद्धांत पर आधारित व्यापार वाणिज्य प्रारंभ किया, जिसे कॉटेज प्रणाली की संज्ञा दी। डचों ने अपने शेयर होल्डर्स को, जो उसके शेयर होल्डर, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, मतलब उनके जो साथ में व्यापार वाणिज्य में अपना निवेश करते थे, उनको क्या किया? 18% तक लाभांश दिया। पॉइंट नंबर 4 लिखिए।
बच्चों के क्रियाकलाप जो हेडिंग थी उसी में। व्यापारिक उत्पादों के व्यापार निर्यात अथवा प्राप्ति स्थल थे। समझिए, व्यापारिक उत्पाद ये लोग करते थे, उसके व्यापार या निर्यात जहाँ से होता था या प्राप्त जहाँ से करते थे, वो जो स्थल है ना, उनको नोट कीजिए। तो लिखिए सूती वस्त्र। सूती वस्त्र कहाँ से निर्यात होता था? वहाँ से सूती वस्त्र बंगाल, कोरोमंडल तक बंगाल, कोरोमंडल तक, पूर्वी समुद्र तक, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक। कोरोमंडल तक में क्या होगा? पूर्वी आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक। कोरोमंडल तक जो है ना, पूर्वी आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक पड़ता है। तो सूती वस्त्र कहाँ से निर्यात होता था या प्राप्त होता था? बंगाल से, कोरोमंडल तट से, पूर्वी आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक जो था, और गुजरात। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट करिए। और जितना भी टॉपिक आपका रहेगा वो बाय सीक्वेंस से चलेगा। मैंने पहले ही बताया था कि जितना भी मैं क्लास लूँगा, जितना भी क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, उसमें आपका ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाए। सारा ही सीक्वेंस में रहेगा और सारी क्लासेस जो रखूँगी वो आपके लिए प्रोवाइड होंगी, तो 100% जो रहेगा सीक्वेंस में ही रहेंगी सारी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जो भी प्रोवाइड होगा मटेरियल वो अच्छा मटेरियल ही होगा। ठीक है ना? तो इसको हटा दे रहा हूँ। अब लिखिए, ये सूती वस्त्र हो गया था ना। अब लिखिए नील। नील कहाँ से प्राप्त होती थी? उत्तर प्रदेश व मध्य भारत। अब मध्य भारत, कुछ लोगों को हो सकता है कि समझ में आया कि मध्य भारत कहाँ होता है। तो मध्य भारत यानी कि उत्तर और दक्षिण, यानी कि जैसे समझ लीजिए यहाँ पे ये भारत है, ठीक है ना? तो ये हो गया उत्तर का और ये हो गया दक्षिण का, यानी कि ये मध्य भारत हो गया। तो यहाँ से होता था नील, ठीक है ना? ये उत्तर का हो गया, ये दक्षिण का हो गया, तो ये हो गया मध्य भारत। उत्तर प्रदेश व मध्य भारत, ठीक है ना? और बारूद शोरा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और दिखेगा, बारूद। बारूद,
बारूद का जो कच्चा माल होता है ना, बारूद का, जैसे कि बारूद तो बाद में बनता है ना, तो बारूद का जो कच्चा माल होता है उसको सोरा बोलते हैं। सोरा क्या होता है? बारूद का कच्चा माल। तो बारूद का जो कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार। बारूद यहाँ पे नहीं बनता था पहले, लेकिन बारूद का जो कच्चा माल है वो यहाँ होता था, उसको वो क्या बोलते हैं? सोरा। वो होता था बिहार व बंगाल से। बिहार व बंगाल। तो बारूद जो यहाँ पे, या तो नोट कर लीजिएगा, बारूद के नीचे ही सोरा, सोरा, कच्चा माल बारूद, कच्चा माल बारूद। बारूद बनाने के जो कच्चे माल की आवश्यकता होती थी वो कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार व बंगाल से। अब लिखिए रेशम। रेशम, मध्य भारत व बंगाल। रेशम कहाँ से प्राप्त होता था? डचों को मध्य भारत व बंगाल से। और बंगाल में यहाँ पर लिख लीजिएगा, बंगाल में ही डचों ने क्या किया था? रेशम की चक्की यानी कि उत्पादन केंद्र स्थापित किया था। रेशम का उत्पादन केंद्र जो होता है, रेशम की चक्की जो होती है वो स्थापित किया था कहाँ पर? बंगाल में। रेशम कहाँ से प्राप्त होता था? मध्य भारत व बंगाल से। रेशम की चक्की उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? बंगाल में। अब इसी में ही एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। डचों ने पुलिकट, डचों ने पुलिकट नामक स्थान पर डचों ने पुलिकट नामक स्थान पर सोने के सिक्के ढाले यानी कि तैयार किए। सोने से, डचों ने पुलिकट नामक स्थान पर सोने के सिक्के ढाले, जिसे वह पगोड़ा कहते थे। पगोड़ा कहते थे। डचों ने पुलिकट नामक स्थान पर सोने के सिक्के डाले, जिसे वह क्या कहते थे? पगोड़ा कहते थे। तो यहाँ तक तो हो गया ना आपका क्रियाकलाप में। आज डच जो है वो कंप्लीट हो गया आपका। कल हम लोगों को पढ़ना है फ्रांसीसी। तो डचों के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था या जितना भी आपको समझाना था वो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ चीज़ें जो मैंने आपको नोट करवाने के लिए बोला है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या किसी भी क्लास में बता दूंगा। आप उसको नोट डाउन रखिए अपने पास जितना भी फैक्ट है। और कल हम लोगों को क्या पढ़ना है? फ्रांसीसी पढ़ना है। थोड़ा सा डेनिश है तो या तो डेनिश को देख लेंगे या तो फ्रांसीसी देख लेंगे। फ्रांसीसी थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार में रहेगा, डेनिश थोड़ा सा कम। तो पहले कल डेनिश को और फ्रांसीसी। डेनिश तो थोड़ा कम समय में ही हो जाएगा, तो डेनिश और फ्रांसीसी को कल हम स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा मेरा, अगर आप देख रहे हैं वीडियोस तो उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दें। इससे थोड़ा सा मैं आप लोगों से मोटिवेट होता हूँ, ठीक है ना। तो क्लास में जितना भी मैंने बताया शायद अच्छा ही बताया होगा। अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो धीरे धीरे मैं और उसको बेटर करता रहूँगा। या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं।
तो अभी मेरा हम लोगों का क्या हो गया, पुर्तगाली और डच हो गया, स्पेनिश, फ्रांसीसी, और उसके बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अंग्रेज़। अंग्रेज़ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंथी रहेगा, पता नहीं कितने ही दिन चलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेनिश और फ्रांसीसी हम लोग को कल से स्टार्ट करना है। और उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी फ्रांसीसी में, जैसे कि फ्रांसीसी जो थे, सहायक संधि जो हुई थी, सहायक संधि का जनदाता कौन था, डुप्ले था, वो सब चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सब आने वाले हैं और आपको पढ़ने में मज़ा भी आने वाला है, मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब जो स्टार्ट होगा ना वो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आपको रिलेट करता जाएगा आगे की क्लास में। तो पहले तो ये मत करिएगा कि पीछे की क्लास आप नहीं देख रहे हो, पीछे से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे। हो सकता है कि पीछे क्लास आपको थोड़ा सा ना समझ में आया, ना अच्छे लगे, लेकिन आप उनको थोड़ा सा पेशेंस बना के देखिए। पेशेंस बना के देखने के बाद में जब आप धीरे 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 समझते जाएंगे चीज़ों को, तो आपके जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। और फ्रांसीसी है जो भी है ना, जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा, अब जो स्टार्ट होगा फ्रांसीसी, उसमें थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे बढ़िया। कि सहायक संधि थी, उसका कौन जनदाता था, इसके समय में आई, कौन गवर्नर जनरल था, ये सब चीज़ें जो होंगी ना, ये सारी चीज़ें कल से स्टार्ट होंगी। तो ठीक है, थैंक यू।